नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा तो आदित्य के भले के लिए उससे बहुत दूर जा चुकी थी, लेकिन पीछे छोड़ गई थी ढेरों सवाल। न सिर्फ आदित्य बल्कि नेहा से जुड़ा हर वो व्यक्ति इन सवाल से जूझ रहा था। रोहन को रॉबिन ने जब इस बारे में बताया तो पहले तो रोहन को यकीन ही नहीं हुआ। आखिरकार नेहा जैसी एम्प्लॉय को कौन सा ऑफिस निकाल सकता था भला। हाँ, मुझ जैसे हीरो को अगर उन्होंने हीरो बना दिया है तो उनका पोटेंशियल तुम्हारी आंखों में से कभी नहीं दिखेगा। अगर ऑफिस से किसी को निकालना चाहिए तो वो नेहा मैम नहीं कोई और होना चाहिए। इतना कहकर रोहन ने कुछ शब्दों में रॉबिन को उसकी असली जगह बता दी थी। जस्ट शट अप। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो जाओ ना मैनेजर से खुद ही पूछ लो, वो नेहा के बारे में बता देंगे और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी ब्लडी फुल। रॉबिन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही रोहन मैनेजर के कैबिन में जाने के लिए मुड़ा, रॉबिन ने कहा, और हाँ, ये याद रखना कि बहुत जल्द अब तुम फिर से मेरे ही अंडर में आने वाले हो। रोहन के कान में ये बात पड़ जरूर गई थी, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहता था। उसके लिए तो नेहा ही वो थी जिसके साथ वो काम कर सकता था। मैनेजर से पूछने से पहले रोहन ने ऑफिस में नेहा को हर जगह ढूंढ लिया था। नेहा के कैबिन में उसका लैपटॉप भी नहीं था। उसे इतना बेचैन होता देखकर एक स्टाफ मेंबर ने पूछ ही लिया, रोहन किसे ढूंढ रहे हो? नेहा को। आपको पता नहीं है क्या? वो तो कल यहाँ से चली गई। मुझे कुछ भी नहीं पता कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं होता इस बात पर। 2-3 लोगों ने यही बात सुनते सुनते रोहन अब घबरा सा गया था। वो समझ चुका था कि उसे अब सिर्फ मैनेजर से ही सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। उसने तुरंत अब मैनेजर के कैबिन में जाकर खटखटा कर कहा, सर मे आई कम इन? हाँ रोहन आओ ना। मैनेजर ने रोहन को देखते ही अंदर बुला लिया। रोहन को लगता था कि विशाल तो रॉबिन का दोस्त और बहुत अजीब इंसान है, लेकिन ये मैनेजर बहुत ही सेंसिबल और हम्बल है और वो शायद नेहा के बारे में मुझे सही जानकारी ही दे। सर मुझे आपसे कुछ पूछना है, रोहन ने कहा। उसके इतना कहते ही मैनेजर समझ गया था कि वो क्या कहना चाह रहा था, इसलिए उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही मैनेजर ने बात बदलनी चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने सेट पर क्यों नहीं हो? तुम्हारे तो शो की शूटिंग चल रही है ना। मैनेजर ने रोहन को नेहा की बात पूछने से पहले ही उससे कुछ और ही सवाल पूछ लिया, लेकिन रोहन बेवकूफ नहीं था। वो तो जानने आया था, उसे पूछकर ही रहने वाला था। सर पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सुना है नेहा मैम ने रिजाइन कर दिया है और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। क्या ये सच है? आप प्लीज बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है? रोहन ने बिना इधर उधर भटके सीधा सवाल अब मैनेजर से कर लिया। उसकी बात सुनकर मैनेजर ने अपनी नजरें झुका ली। वो जानता था कि कुछ भी करके वो नेहा को यहाँ से निकालने की हरकत को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। ये बात सच है, नेहा ने ये जॉब छोड़ दी है, पर इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर शो। बाकी की बातें ऑफिशियल पर छोड़ दो, मैनेजर ने कहा। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी बात को मैनेजर इतनी लाइटली कैसे डील कर सकता था। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। नेहा जो कल तक यहाँ की बेस्ट एम्प्लॉय थी, आज अचानक से ऐसी हो गई थी कि उनके बारे में अब सवाल पूछना भी मुनासिब नहीं लग रहा था लोगों को। पर सर आप ये कैसे कह सकते हैं? आपको पता है नेहा मैम का कॉलिबर, उन्होंने मुझे क्या से क्या बना दिया है। उनके कैलिबर से ही ये सब हुआ है। आप ये सब कुछ देखने के बाद ये कैसे कह सकते हैं? रोहन की आवाज इस बार थोड़ी सी तेज हो गई थी। एक पल के लिए वो ये भी भूल गया था कि वो मैनेजर के सामने खड़ा था। रोहन मैंने कहा ना, ये मैटर नेहा और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का है। इसमें तुम जितना कम इंटरफेयर करो उतना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तुम एक एक्टर हो, इसलिए अपने काम पर ध्यान दो। मैनेजर ने भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए इस बार स्ट्रिक्टली रोहन को समझा दिया। रोहन भी अब समझ चुका था कि शायद वो गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। वो जितना भी पूछ ले उसे उसके सवालों का कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है सर, मैं तो बस इतना जानना चाहता था कि मैम बिना रीजन के यहाँ से क्यों चली गई। अगर मैंने गुस्से में आपसे कुछ ज्यादा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन रोहन कहते हुए रुक गया। उसके मन में कई सारी बातें आ रही थी, लेकिन उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या नहीं।
आई अंडरस्टैंड रोहन, तो नेहा तुम्हारी मैनेजर थी इसलिए तुम्हारे मन में उसके लिए क्यूरियोसिटी होना लाजमी है, लेकिन इस बात को समझो कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मैनेजर ने कहा। बस ये याद रखो कि नेहा ने तुम्हारे ऊपर बहुत ही मेहनत की है, उसे तुमसे बहुत ही उम्मीद थी, तुम्हें उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना है। उसने तुम्हारे लिए जिन प्रोजेक्ट्स को प्लान किया है तुम्हें उन्हें पूरी मेहनत से अब पूरा करना है। यू हैव टू प्रूव योर बेस्ट, जस्ट स्टे फोकस्ड, मैनेजर ने उसे समझाया। रोहन इस वक्त भले ही बहुत ही डिस्टर्ब था, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि मैनेजर की बात गलत नहीं थी। नेहा यहाँ क्यों नहीं थी इस बात को जानना तो जरूरी था, लेकिन उतना ही जरूरी उसका दिया हुआ काम पूरा करना भी था। रोहन ने अपने इमोशंस को संभाला और खुद से कहा, मुझे आपने जो कुछ भी सिखाया है वो मैं भूलूंगा नहीं। आपने जो भी प्रोजेक्ट मेरे लिए सिलेक्ट किए हैं उनको मैं पूरी लगन से पूरा करूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा काम देखने के लिए आप भी यहाँ पर रहो। रोहन, मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब नेहा यहाँ पर नहीं है तो रोबिन ने फिर से तुम्हारा मैनेजर बनने के लिए मुझसे बात की है। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को कोई डिसीजन हो तो तुम्हें उस पर कोई सवाल ना हो, मैनेजर ने पूरी गंभीरता से कहा। मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट एक्सपीरियंस उसके साथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अब शायद तुम्हारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने सोचा है कि उसे हाँ कहने से पहले मैं तुमसे बात कर लूँ। रोबिन के बारे में तुम सोच लो और फिर मुझे बता देना, मैनेजर ने अपनी तरफ से समझाया। वो जितनी शांति से रोहन को समझा रहा था, रोहन का चेहरा उतना ही उकड़ता जा रहा था। उसने मैनेजर के कुछ और बोलने से पहले ही रोहन को रोक दिया। सॉरी सर, इस मामले में मुझे कोई डिस्कशन ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं रोबिन के पास वापस नहीं जा सकता, किसी भी कीमत पर नहीं। रोहन ने गुस्से में अपनी मर्यादा का लिहाज करते हुए मैनेजर से अपनी बात साफ साफ कह दी। पर रोहन, एक बार सोच लो, तुम्हारे पास शायद कोई और ऑप्शन नहीं होगा, मैनेजर ने एक आखिरी बार समझाया। सर, वापस रोहन के पास जाने से अच्छा है कि मैं ये इंटरटेनमेंट का इंडस्ट्री ही छोड़ दूं। इतना कहकर रोहन ने इस डिस्कशन को यहीं पर ही खत्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो उस लाइफ से बाहर आ पाया था जहां पर सालों से रोबिन ने उसे बंद कर रखा था। अब वो उस जिंदगी में वापस जाने से पहले मर जाना प्रेफर करेगा। उसकी ये बात सुनकर अब मैनेजर के पास उसे समझाने के लिए अब कोई और शब्द नहीं थे। ठीक है रोहन, अगर यही तुम्हारा डिसीजन है तो मैं इस बात की इज्जत करता हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि डिसीजन बदलना है तो मुझे बताना, बस तुम अपने इमोशंस को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो, मैनेजर ने कहा। उसकी बात सुनकर अब रोहन भी वहां से चला गया। रोहन ने वहां से निकलते ही सबसे पहले अब नेहा का नंबर ट्राई किया, लेकिन फोन लगा नहीं। कई बार फोन करने के बाद भी जब नंबर नहीं लगा तो वो पूरी तरह से क्लूलेस हो गया था। उसे नेहा के सिर्फ एक ही कॉन्टेक्ट के बारे में पता था और वो था रूहान मलिक। उसने ज्यादा न सोचते हुए नेहा के बारे में पता करने के लिए अब मलिक को कॉल कर दिया। रूहान को जब ये सब कुछ पता चला तो उसके होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नेहा के साथ ये सब कुछ हो गया। रोहन, तुम फिक्र मत करो, हो सकता है नेहा ने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया हो सकता है कई बार आप एक ही तरह के लाइफस्टाइल से थक जाते हो, कई बार इसलिए लोग बीच में ब्रेक लेने का सोच लेते हैं, मलिक ने अपनी ताकत से समझाया, अपनी तरफ से समझाया। पर सर, अगर ऐसा होता तो मैम बताती ना, रोहन ने कहा। रोहन, तुम ये सब सोचकर अपनी परफॉर्मेंस खराब मत कर लेना, हो सकता है नेहा कुछ दिनों में वापस आ जाए। तुम्हें अभी जिस चीज पर फोकस करना है वो है तुम्हारा काम, तुम्हारी मूवी है ना, मलिक ने एक कलाकार होने के नाते उसे समझाया। रोहन को तो मलिक ने किसी तरह से समझा दिया था, लेकिन उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा था। नेहा कहाँ रहती थी ये तो आज तक उसे भी नहीं पता था। उसने अपने आदमियों की हेल्प से नेहा को स्ट्रिक्टली ढूंढना शुरू कर दिया था। यहाँ आदित्य ने भी अपने आदमियों को कई टीम्स में बांट दिया था और वो टीम नेहा के सभी परिचित लोगों से जाकर मिल रहे थे, उन जगहों पर जा रहे थे जहाँ नेहा जा सकती थी। सर, हम लोगों ने हर जगह देख लिया है, नेहा मैडम के फ्रेंड से भी बात हो चुकी है, रोहन और रूहान मलिक से भी बात हुई, लेकिन कहते हुए मयंक रुक गया। लेकिन क्या मयंक, आदित्य ने चिढ़ते हुए पूछा। किसी को भी मैम के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मैम ने सबसे कांटेक्ट तोड़ दिया है, कोई भी उनसे बात नहीं कर पा रहा है, ऐसा लगता है ये सब बहुत ही सोची समझी प्लानिंग के साथ किया गया है। आदित्य का चेहरा निराशा से भर चुका था, इतनी कोशिशों के बाद भी नेहा के बारे में एक भी लीड नहीं मिल रही थी। हाँ, पता करते रहो, आदित्य ने इतना कहा और मयंक को वापस से भेज दिया।
आदित्य ने इतना ही कहा था। जैसे जैसे अब वक्त बीत रहा था उसकी घबराहट और बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही थी। अकेले कमरे में बैठकर उस अपने फोन में नेहा और पीहू की तस्वीर को निहारते हुए आदित्य अकेले में ही कई बातें कर रहा था। वो बातें जो शायद वो आज तक नेहा से उसके सामने नहीं कर पाया। अपनी लापरवाही की माफी भी मांग रहा था, तो वहीं वो फोटो क्लिक करने के लिए पीहू को शुक्रिया भी कर रहा था। कभी पीहू की कोई बात याद करके अब हंस देता, तो कभी नेहा की कोई बात याद करके चिढ़ जाता। तभी अचानक से उसके दरवाजे के पास किसी के आने की आहट सुनाई दी। कौन? आदित्य ने पूछा और झट से अपना फोन नीचे रख दिया। मैं हूँ, मरियम ने कहा। आदित्य दिख रहा, आप कल रात से सोए नहीं है, सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। इस तरह से तो आप बीमार हो जाएंगे। ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे नेहा को? मैंने खाना बना दिया है, थोड़ा सा खा लो बस, मरियम ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं नहीं खा पाऊंगा, अभी मुझे बहुत ही काम है, आदित्य ने अपनी गीली आंखों को छुपाते हुए कहा। मरियम को साफ दिख रहा था कि वो अपने इमोशंस को छुपाने की कैसी कोशिश कर रहा था। उसके बाद भी मरियम ने एक दो बार और समझाने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने कुछ भी खाने पीने से साफ इनकार कर दिया। अब वो समझ चुकी थी कि आदित्य को इस वक्त अब कुछ भी समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। उसे लग रहा था कि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। उससे जितना हो सकता है उसने समझा लिया। अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है आदित्य की माँ निर्मला। उसने अब नीचे आकर अपना फोन निकाला और निर्मला को फोन किया। हेलो मरियम, कैसी हो? आदित्य कैसा है? निर्मला ने फोन उठाते ही पूछा। कहो मरियम, कुछ बात है क्या? निर्मला ने बड़ी ही फिक्र में पूछा। वो जानती थी कि मरियम बिना वजह से उसे कॉल नहीं करती थी। मैडम, आई एम सो सॉरी, मैं इस तरह से आपको कॉल कर रही हूँ, लेकिन आप जल्दी आ जाइए, आदित्य इज नॉट वेल, मरियम ने घबराई हुई आवाज में कहा। ये सुनते ही निर्मला अब अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। क्या कह रही हो मरियम? क्या हुआ है आदित्य को? वो ठीक तो है ना? उसने अब गुस्से में पूछा। आदित्य की पूरी जिम्मेदारी उसने मरियम को दे रखी थी। उसके साथ अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो सारे ही सवाल जवाब सिर्फ मरियम से ही किए जाते थे। आप एक बार यहाँ आ जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस थोड़ा जल्दी आ जाइए, मरियम ने डरते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि फोन पर निर्मला को अब वो क्या बताए और क्या नहीं। आदित्य क्यों परेशान है ये समझाने के लिए उसे नेहा के बारे में अब सब कुछ बताना पड़ेगा, जो शायद कुछ मिनटों में संभव नहीं था। मरियम, आदित्य का ख्याल रखो, मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रही हूँ, निर्मला ने कहा और फोन रख दिया। यहाँ नेहा सेंट्रल पार्क में बैठकर वेट कर रही थी। सोच रही थी कि अब यहाँ से उसे कहाँ जाना है। अपनी सेविंग्स, पैसे, सब कुछ देखते हुए उसे अपने आगे की जर्नी को प्लान करना था। वो अच्छे से जानती थी कि आदित्य ने अभी तक तो उसे पूरी तेजी से ढूंढना शुरू कर दिया होगा। कैमराज को अवॉइड करने के लिए नेहा उस रोड से आई थी जहां पर सर्विलांस कैमरा के होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हों। आदित्य की स्ट्रेंथ जानते हुए नेहा को अच्छे से पता था कि अगर जल्दी ही उसने अपना कोई ठिकाना नहीं बनाया तो वो आराम से उसे ढूंढ लेगा, और ये नेहा हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर वो किसी होटल में रुकी तो उसके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा उसे ढूंढना। अपना सोच कर तो नेहा जरा भी परेशान नहीं थी। उसे चिंता थी तो सिर्फ पीहू की। जैसे तैसे उसने गाड़ी में रात गुजार दी थी। बस अब वो अपनी वजह से उसे और सफर नहीं करवाना चाहती थी। वो एक छोटी सी बेंच पर पीहू के साथ बैठकर पास अपना सामान रखकर इन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। उसमें से दो आदमी अब नेहा की तरफ चलकर उसके करीब आए। उनकी तरफ देखते ही नेहा उन्हें पहचान गई और अपनी नजरें उनसे फेर ली। वो दोनों आदमी कोई और नहीं बल्कि विक्की और उसका असिस्टेंट ही थे। क्या बात है, इत्तेफाक हमें कहीं ना कहीं मिलवा ही देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे इस तरह से यहाँ पर मिलूंगा, विक्की ने कहा और उसका ध्यान सीधा नेहा के आसपास रखे बैग की तरफ गया, और वो भी इतने सारे सामान के साथ। स्ट्रेंज, विक्की ने अब एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी टोन में नेहा के लिए हंसी भी थी और आश्चर्य भी। आश्चर्य इसलिए क्योंकि विक्की ने आज पहली बार पीहू को देखा था, एक छोटी सी बच्ची जिसकी स्कल बिल्कुल नेहा से मिल रही थी, नेहा के पीछे खड़ी हुई थी। जिस तरह से वो पीहू को घूरे जा रहा था वैसे ही पीहू भी उसकी आंखों में देखे जा रही थी। उसे महसूस हो गया था कि जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है वो ज्यादा अच्छा नहीं था। विक्की नेहा से पीहू के बारे में कुछ पूछता उससे पहले ही पीहू ने सामने आते हुए कहा, आप मेरी मम्मी को परेशान नहीं कर सकते हो, समझे? एक जरा सी बच्ची के अंदर इतना गुस्सा और जोश देखकर विक्की हैरान था। पीहू को देखते ही वो समझ चुका था कि वो कौन है। आखिरकार उसने नेहा के बारे में लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर रखा था। बात आगे बढ़े उससे पहले ही नेहा ने अपना और पीहू का बैग उठाया और दूसरे हाथ से पीहू का हाथ पकड़कर वहां से जाने लग गई।
विक्की ने उसका रास्ता सामने से नहीं रोका, लेकिन कुछ ऐसा कह दिया जिससे नेहा सुनकर नेहा को अपने कदम अब खुद ही रोकने पड़े। नेहा, क्या लगता है तुम्हें, कब तक छुप पाओगी तुम आदित्य से, विक्की ने कहा। नेहा ने यह सब सुनकर तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विक्की उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में इतना सब कुछ जानता था। वो आदित्य को छोड़कर निकल रही है, इस बात की खबर नेहा के अलावा तो किसी और को थी भी नहीं। तो फिर विक्की को कैसे पता चला ये सब? वो ये हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि ये बात कहीं से भी लीक होकर आदित्य तक पहुंचे। मिस्टर विकी, मैं नहीं जानती आप किस बारे में बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मैं अपनी बेटी को पार्क लेकर आई हूँ फॉर ए पिकनिक। फिर यहाँ से हमारा कहीं और घूमने का प्लान है, पर मैं कहाँ हूँ कहानी, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस, नेहा ने उसे जवाब दिया और वहां से वापस जाना शुरू किया। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम कुछ बताना नहीं चाहती मुझे, लेकिन कम से कम झूठ ऐसा बोलो जो मुझे सच लगे। मैं तो तुम्हें याद दिला रहा था बस। अगर तुम इसी तरह से किसी पार्क में भटकती रही तो आदित्य के कॉन्टैक्ट्स और पावर, मुझे तुम्हें समझाने की अब जरूरत नहीं है। ये शहर आदित्य के आदमियों से भरा हुआ है, ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे तुम तक पहुंचने में, विक्की ने कहा। वो जानबूझकर ऐसी जगह पर वार कर रहा था जहां नेहा के लिए दर्द महसूस करना लाजमी था। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि विक्की सब कुछ वही कैसे कह रहा था जो वो सोच रही थी। कहना क्या चाहते हो तुम, नेहा के मुंह से आखिरकार निकल ही गया। यही कि जब तक तुम मेरी मदद नहीं लोगी आदित्य से छुप नहीं पाओगी, विक्की ने कहा। एक्सक्यूज मी, ना तुम मेरे दोस्त हो ना ही कोई हितैषी, ये सब तुम कैसे जानते हो, नेहा ने कहा। हाँ, इन सब बातों पर वक्त जाया ना ही करो तो बेहतर होगा। मैं विक्की हूँ, मुझे सबकी खबर होती है। मैं ये भी जानता हूँ कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारी अब मदद कर सकता है, विक्की ने कहा। वो जानता था कि नेहा का उस पर भरोसा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मुझे एक और बात ऐसी पता है जो तुम्हें नहीं पता, आदित्य कुछ ही देर में इस जगह पर अपने आदमियों को भेजने वाला है। बहुत जल्दी वो यहाँ आकर तुम्हें ढूंढ लेगा और फिर तुम्हारे पास से ये सारा सामान लेकर वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, विक्की ने सीधे साफ शब्दों में कह दिया। उसकी बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई। वैसे तो उसे विक्की की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो जो कह रहा था उस बात में अगर जरा भी सच्चाई निकली तो नेहा के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थी। वो किसी भी हाल में यहाँ से वापस नहीं जा सकती थी। पर मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, नेहा ने पूछा। उन दोनों के साथ में एक्सपीरियंस कुछ ऐसे थे जो नेहा का उस पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल था। वेल, ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने आदित्य से पहले तुम्हें ढूंढ लिया है, इसी नाते तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है किस्मत हमें बार बार क्यों मिलाने की कोशिश कर रही है? शायद वो भी यही चाहती है कि मैं तुम्हारे काम आऊं, विक्की ने कहा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि जो इंसान कुछ दिनों पहले उसे किडनैप करके ले गया था आज वो अचानक से उसकी मदद करने के लिए आ गया था। पर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो, नेहा ने पूछा। अगर वो अकेली होती तो शायद उसे इतनी देर बात तक नहीं करती, लेकिन उसके साथ पीहू थी। नेहा को अपना हर फैसला पीहू को ध्यान में रखकर ही लेना था। बस यूँ समझ लो आदित्य का कुछ पुराना बकाया है, वही पूरा कर रहा हूँ। वो तब तक ही तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, विक्की ने कहा। पर तुम मुझे कैसे, नेहा ने कंफ्यूजन में कहा। उसे विक्की की के इंटेंशन अभी भी समझ नहीं आ रहे थे। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे मन में ढेरों सवाल आ रहे हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, शायद इसलिए इतनी काइंडनेस दिखा रहा हूँ, लेकिन लेट मी क्लियर दिस, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे साथ एक 5 साल की बच्ची है, इसे लेकर तुम कहाँ कहाँ भटकोगी। बस यही सोचकर मैंने तुम्हें हेल्प ऑफर की है, इसलिए कुछ ही समय के लिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, विक्की ने कहा। पर मैं तुम्हारा कोई एहसान नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं फ्री में नहीं रहूंगी, नेहा ने कहा। ये सुनकर अब विक्की हंस पड़ा। वो जानता था कि नेहा कितनी ही खुदगर्ज थी, लेकिन आज साक्षात ये देख भी लिया था। ठीक है, तुम जहाँ भी रहोगी वहाँ का रेंट मुझे पे कर देना, उसने कहा। नेहा के लिए अब रास्ता बिल्कुल साफ था, हालांकि अब भी उसे विक्की के इंटेंशंस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। उसने कुछ देर तक सोचा और पीहू का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लग गई। वो नहीं चाहती थी कि मैंसन से निकलने के बाद वो किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाए जहां से वो निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाए। अब तो आदित्य भी उसके साथ उसकी मदद करने के लिए नहीं था। उसे जाता हुआ देखकर अब विक्की को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे उसके समझाने में भी अब कौन सी कसर रह गई थी। नेहा, मेरी बात सुनो, मुझे समझने की कोशिश तो करो, विक्की ने उसके पीछे पीछे अब चलते हुए कहा। नेहा जितनी तेजी से आगे बढ़ रही थी, विक्की उतनी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था।
मैंने सुना है कि सिंघानिया मेंशन में अब काफी शांति है, फैमिली रियूनियन भी होने वाला है। अगर तुम्हारी जिद के चलते आदित्य ने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम अब वापस मेंशन चली गई तो सोचो क्या होगा। आदित्य तुम्हें लेकर उस रियूनियन में चला गया तो क्या बवाल मचेगा। ये सुनकर अब नेहा को याद आ गया कि आदित्य इसलिए आजकल इतना बिजी चल रहा था। वो अपने मन में ही अब ये सब सोचने लग गई। निर्मला आंटी ने तो कहा था कि आदित्य और शमीरा की शादी होनी है। अगर ऐसा हो तो आदित्य मुझे क्यों ढूंढ रहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसके लिए मैं नहीं, समीरा ही ठीक है। फैमिली मीट में मुझे नहीं, उसे ही जाना चाहिए। पर ये जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे गायब होने की खबर सुनकर आदित्य ने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। वो सिर्फ तुम्हें ही ढूंढे जा रहा है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा उसे यहाँ तक आने में। विक्की ने कहा। किसी तरह से वो नेहा को ये एहसास दिलाना चाहता था कि उसका आदित्य के पास जाना ठीक नहीं है और उसे छुपने के लिए अब विक्की का ही सहारा ले लेना चाहिए। सिंघानिया फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है। उसमें कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मौके की तलाश में हैं। वो बस किसी ना किसी तरह से आदित्य को डिफेम करना चाहते हैं, उसे नीचा दिखाना चाहते हैं। अगर लोगों को ये पता चल गया कि आदित्य ने एक बच्ची की माँ के साथ शादी की है तो तुम ही सोचो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। इमेजिन करो क्या सीन होगा वो, उसने आगे कहा। नेहा जितना ज्यादा उसे सुन रही थी, विक्की उतना ही ज्यादा बोलकर उसे आदित्य से दूर करने की कोशिश कर रहा था। एक पल के लिए नेहा ये सब सोचने भी लग गई थी। वो कल्पना करने लग गई थी कि अगर नेहा और पीहू वापस से आदित्य के पास जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। किस तरह से निर्मला पीहू के साथ बिहेव करेगी। परिवार के बाकी लोग फैमिली मीटिंग में क्या कहेंगे। क्या वो पीहू को अपना पाएंगे या फिर पीहू के बेकसूर होते हुए भी उसे नाजायज शब्द जैसी गालियां सुना देंगे। इतना सब कुछ हो चुका था पीहू के साथ कि अब नेहा किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम इस सिचुएशन को किस नजरिए से देख रही हो, पर अगर तुम भूल से भी सिंघानिया परिवार में वापस लौट गई तो तुम तो सफर करोगी, साथ में तुम्हारी बेटी को भी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन तुम सब में अगर सबसे ज्यादा कोई सफर करेगा तो वो होगा आदित्य, विक्की ने कहा। तुम्हारे होने से आदित्य का ध्यान कहीं भी नहीं रहेगा। उसकी इतनी सालों की मेहनत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नेहा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो। आज विक्की भी नेहा को अपने साथ ले जाने के लिए ठीक वैसे ही समझा रहा था जैसे निर्मला ने समझाया था। अगर तुम ये सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो तो ठीक है, चली जाओ वापिस, उसने कहा। वो आगे कुछ और कहता कि उससे पहले ही नेहा ने विक्की को अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया और कहा, बस तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए अगर मैं ये मान भी लूं कि ये सब सच है तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तुम तो आदित्य के बिजनेस एनिमी हो ना। विक्की उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। जितना वो नेहा को जानता था उसे पता था कि नेहा उससे ऐसा सवाल जरूर करेगी। हाँ, क्योंकि अब मुझे बिजनेस से ज्यादा पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा है। आफ्टर ऑल वो प्यार करता है तुमसे। नहीं तो तुम ही बताओ कौन करता है किसी लड़की की मदद, वो भी बार बार, जैसे आदित्य तुम्हारी करता आया है, विक्की ने कहा। प्यार का नाम सुनते ही नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो वो एहसास था जो उसने अपने दिल से अपनी जुबान तक ही नहीं आने दिया था। वो जो छुप छुप कर अपने दिल में आदित्य के लिए अब महसूस कर रही थी वो विक्की ने खुल के कह दिया था। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था उस पर तो उसने अभी सुना था। आदित्य को नेहा से प्यार हो गया था, ये कैसे हो सकता है। वो और आदित्य एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे और वैसे भी अब आदित्य समीरा से शादी करने वाला था तो नेहा से प्यार का तो सवाल भी पैदा नहीं होता। ये सब कुछ सोचकर नेहा ने गुस्से में विक्की को टोकते हुए कहा, विक्की बस बहुत हुआ, कुछ भी बकवास करने की जरूरत नहीं है। तुम जो कह रहे हो इम्पॉसिबल है। ना आदित्य मुझसे प्यार करता है और ना ही मैं आदित्य से, इसलिए ये अफवाहें फैलाने की जरूरत अब नहीं है। विक्की उसकी बात सुनकर अब चुपचाप मुस्कुरा रहा था। और हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। नेहा ने आखिरकार बहुत सोचने के बाद अपना फैसला सुना ही दिया। वो किसी भी सूरत में आदित्य को अब और परेशान नहीं करना चाहती थी। आज तक आदित्य के ऑलरेडी उस पर कई एहसान थे, अब और नहीं। उसे पता था कि अगर वो विक्की के साथ नहीं गई तो अभी ना सही पर थोड़ी ही देर बाद ढूंढ ही ली जाएगी। इसलिए वो अब आदित्य को हर्ट न करने के लिए खुद ही विक्की की बातों में आने के लिए तैयार थी। उसका डिसीजन सुनकर विक्की के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को इशारा किया और कहा, तुम दोनों आओ मेरे साथ, कहकर उसने नेहा और पीहू को अपने पीछे आने के लिए कहा। उसकी बिना वजह की मुस्कुराहट नेहा को मन ही मन अब परेशान कर रही थी। विक्की बैठो, विक्की ने अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलते हुए नेहा से कहा। पर मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं उससे आना चाहूंगी, नेहा ने कहा।
तुम्हारी गाड़ी मेरा असिस्टेंट ले आएगा, तुम आराम से इसमें बैठो, विक्की ने समझाया। नेहा को उसका लॉजिक कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना मन मारते हुए पीहू को लेकर अब गाड़ी में बैठ ही गई। अंदर बैठने के बाद अब विक्की ने गाड़ी को दोबारा से शहर की ओर घुमा लिया। नेहा ये रास्ता देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्की नेहा को आदित्य से दूर ले जा रहा था या उसके पास, क्योंकि अगर वो शहर में वापस गई तो आदित्य के लिए उसे ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। हम सिटी की ओर वापस क्यों जा रहे हैं, नेहा ने पूछ लिया। क्योंकि सबसे ज्यादा डेंजरस जगह ही सबसे ज्यादा सेफ होती है। आदित्य तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह अपने लोगों को भेजेगा, लेकिन हर वो जगह जहां से उसे लगेगा कि तुम इस शहर को छोड़कर जा सकती हो, वो ये सोचेगा ही नहीं कि तुम इसी शहर में हो सकती हो। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। विक्की ने हंसते हुए कहा। नेहा को उसका सीरियस कंडीशन में जोक मारना बहुत ही अजीब लगता था। सीरियसली चिढ़ते हुए नेहा के मुंह से निकल ही गया। हाँ, और उसे इस बात का भी तो यकीन नहीं होगा कि तुम मेरे साथ आई हो, तो इसलिए अब तुम टेंशन फ्री हो जाओ, तुम्हें छुपाए रखना अब मेरी जिम्मेदारी है, विक्की ने अब गाड़ी चलाते हुए कहा। थोड़ी ही देर बाद उसकी कार एक बड़े से गेट के सामने रुकी। उसके अंदर जाने पर देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बंगला था। गाड़ी रोककर विक्की ने कहा, यहीं उतर जाओ तुम लोग, तुम्हारा सामान अंदर आ जाएगा। उसकी ये बात सुनकर नेहा और पीहू बंगले के गेट के सामने उतर गए। बंगले को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि विक्की की हैसियत भी कुछ कम नहीं थी। एक पल के लिए नेहा और पीहू भले ही इस बंगले की सुंदरता को निहारने लग गए थे, लेकिन आदित्य के मेंशन से इसकी खूबसूरती जरा कम ही थी। तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, नेहा ने पूछा। अब तुम मेरे साथ आई हो तो अपने घर ही लाऊंगा ना तुम्हें, आओ मेरे साथ, विक्की ने कहा और उन्हें अपने पीछे चलने का इशारा किया। विक्की को घर में देखते ही उसके सर्वेंट आकर लाइन में उनके स्वागत में खड़े हो गए। सराप आ गए। उनमें से एक ने सिर झुकाते हुए विक्की से कहा, हाँ ये नेहा और पीहू है, हमारे वीआईपी गेस्ट, इनके लिए लार्ज साइज गेस्ट रूम तैयार करवाओ। उसका ऑर्डर सुनते ही सभी सर्वेंट काम पर लग गए। नेहा को यहाँ खड़े होकर विक्की के घर में खुद के लिए अरेंजमेंट करवाकर बड़ा अजीब लग रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था ये सोचकर कि वो एक अनजान आदमी के घर में रहने वाली थी। पहले उसे लगा था कि शायद विक्की उसके रहने का अलग से कोई इंतजाम करेगा। उसे नहीं पता था कि वो उसे अपने ही घर में लेकर आ जाएगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, नेहा ने विक्की से कहा। विक्की जो अपने मोबाइल में बिजी था, उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, हाँ तो पूछो, क्या तुम भी यही रहने वाले हो, नेहा ने पूछा। उसका ये सवाल सुनकर अब विक्की को जरा भी समझ नहीं आया। ये उसका घर था तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी यहीं पर ही रहने वाला था। शायद तुम कुछ ही सेकंड में भूल गई हो कि ये मेरा घर है, विक्की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मुझे पता है, पर नेहा के चेहरे और आवाज में झिझक साफ दिखाई दे रही थी। विक्की समझ चुका था कि नेहा क्या कहना चाहती थी, पर वो कह नहीं पा रही थी। तुम्हारा और मेरा कमरा बहुत दूर है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे एक बच्चे की माँ में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम नॉट दैट ओल्ड। विक्की की इस घटिया बात को सुनकर नेहा को जरा भी अजीब नहीं लग रहा था। उसने तो विक्की की इमेज अपनी आंखों में ऐसे ही बना रखी थी। ये अच्छी बात है, पर अगर तुम और मैं एक ही घर में रहने वाले हैं तो मेरी कुछ शर्तें हैं, नेहा ने कॉन्फिडेंटली कहा। विक्की को हंसी आ रही थी ये देखकर के जो लड़की अभी तक उसके साथ आने के लिए भी रेडी नहीं थी, अब वो अचानक से उसके घर में रहने के लिए अपनी शर्तें गिनवा रही थी। और क्या है वो शर्त, विक्की ने अब हंसते हुए पूछा। नेहा की बात को जिस तरह से वो हंसकर उड़ा रहा था ये देखकर पीहू को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। पहली शर्त ये है कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगी जरूर, लेकिन मैं उसका रेंट भी पे करने वाली हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे लैंडलॉर्ड हो और मैं तुम्हारी टेनेंट हुई। इस नाते से ना मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी और ना ही तुम मेरी लाइफ में करोगे। हम एक दूसरे की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेंगे, नेहा ने कहा। विक्की ने उसकी पूरी बात सुनी और महसूस किया कि वो गलत नहीं कह रही थी। हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे किसी की प्राइवेसी में घुसने का टाइम नहीं है, उसने अब इतराते हुए कहा। नेक्स्ट बोलो, उसने कहा। नेहा ने इतना कहते ही वापिस अब पीहू का हाथ पकड़ लिया। अगली शर्त यह है कि मैं तुम्हें जब तक यहाँ हूँ तब तक का रेंट दूंगी। इसका मतलब कि जब भी मैं चाहूँ यहाँ से जा सकती हूँ, तुम मुझे किसी भी हक से रोक नहीं सकते, नेहा ने कहा। मैं तुम्हें क्यों रोकूंगा, फाइन व्हाट नेक्स्ट, विक्की ने कहा। लेस और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए रह रही हूँ क्योंकि मैं आदित्य के सामने नहीं आ सकती। तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम ही आदित्य को पता नहीं चलने दोगे कि मैं यहाँ पर हूँ
और तो और तुम आदित्य को चोट या दुख पहुंचाने का सोचोगे भी नहीं। नेहा ने ये बात जरा गुस्से में कही। उसे डर था कि उसके आने से विक्की कहीं ये ना मान ले कि उसके आदित्य के सामने अब जिद हो गई है। वो यहाँ आज आई थी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदित्य को हमेशा जीतता हुआ देखना चाहती थी। उफ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। विक्की ने नेहा की शर्तें सुनते ही मुस्कुरा कर कहा। उसे बड़ा मजा आ रहा था देख कर के किस तरह से दो प्यार करने वाले एक दूसरे से जुदा हो रहे थे। उसके लिए तो आदित्य को नेहा के लिए तड़पता देखने में ही खुशी थी। बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम्हें मेरी शर्तें मंजूर है या नहीं। अगर नहीं है तो अभी बता दो, मैं तुरंत चली जाती हूँ। नेहा ने इतना कहते ही वापिस से अब पीहू का फिर से दूसरा हाथ पकड़ लिया। अरे हाँ भाई, मंजूर है। और कुछ भी है क्या? विक्की ने पूछा। नहीं, बस इतना काफी है। अगर बाद में कुछ और याद आएगा तो मैं बोल दूंगी। इन शर्तों के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मैं थोड़ी देर में तुम्हें भेज दूंगी, नेहा ने कहा। उसे विक्की की जुबान पर जरा भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो हर चीज डॉक्यूमेंट में चाहती थी। ओके, तो तुम जाकर अब रेस्ट कर लो, मुझे काम से बाहर जाना है और आज मैं लौटूंगा भी नहीं, कहकर विक्की वहां से चला गया। नेहा को इस इन्फॉर्मेशन की जरा भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ना चाहते हुए भी ये सुनकर अब वो भी पीहू को सर्वेंट के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ चल दी। यहाँ सिंघानिया मेंशन में अब भी अफरा तफरी मची हुई थी। मरियम के फोन करने के कुछ ही देर बाद निर्मला अपने बेटे की फिक्र करते हुए मेंशन पहुंच चुकी थी। आदित्य, क्या हो गया बेटा? मरियम ने बताया। वो लड़की नेहा और उसकी बच्ची अचानक से कहीं गायब हो गई। ये सब कैसे हुआ? ठीक है, तुम उन्हें ढूंढ रहे हो, लेकिन पहले अपना सेहत का तो ध्यान रखो। तुम ही ठीक नहीं रहोगे तो निर्मला ने उसे समझाया। वो ऐसी बात कर रही थी जैसे उसे नेहा के गायब होने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक माँ होने के नाते वो बार बार आदित्य से अपनी चिंता जाहिर कर रही थी, लेकिन आदित्य के कान में तो जैसे आवाजें ही नहीं पड़ रही थी। वो एकटक कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखे जा रहा था जिसमें नेहा कहाँ गई थी इस बात का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में जो पेन था उसे निर्मला करीब से महसूस कर पा रही थी। कुछ देर तक समझाने के बाद निर्मला का मूड अब उखड़ना शुरू हो गया। आदित्य, नेहा के कारण तुम अपनी पहचान नहीं भूल सकते। ये मत भूल जाना कि तुम सिंघानिया फैमिली के उत्तराधिकारी हो। तुम्हारे ऊपर न जाने कितनी ही जिम्मेदारियां है। तुम हमारी कंपनी के सीईओ हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी पोजीशन के लिए कितने लोग आंख गड़ाए हुए बैठे हुए हैं। बिहेव सेंसिबली आदित्य, उसने समझाते हुए। इस बार निर्मला का गला अब जाम सा हो गया था। क्या आदित्य समझ पाएगा अपनी माँ की बातें? क्या नेहा ने सही किया विक्की पर भरोसा करके? क्या विक्की सही में नेहा की मदद कर रहा था या फिर इसकी आड़ में उसका कोई अपना बड़ा मकसद छुपा हुआ था?